हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुराग झा एंड वेलकम टू एजुकेशन बाबा। आज के इस लेक्चर में हम लोग 12th साइकोलॉजी के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका ये जो पहला सेट है, कुल हम लोग 5 से 6 सेट यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, आपको जो है ये पहला सेट है, इसमें हम लोग देखेंगे कि कुल जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग देखेंगे। आपको पता है कि 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे एग्जाम में, जिसमें से आपको 35 जो क्वेश्चंस के हैं उसके जवाब देने होंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या आती है। तो पहला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान में बुद्धि का परीक्षण सबसे पहले किसने किया था। मनोविज्ञान में बुद्धि का परीक्षण सबसे पहले किसने किया था? तो ये अल्फ्रेड बीने ने किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड बीने ने। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है कि बुद्धि लब्धि की धारणा सबसे पहले का उपयोग जो है सबसे पहले किसने किया था? ये विलियम स्टर्न ने किए थे। किसने किए थे? विलियम स्टर्न ने। सो आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसका 3 नंबर प्रश्न है कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको जो है मंद बुद्धि का कहा जाता है। ठीक है, उनकी बुद्धि को क्या कहा जाता है? मंद बुद्धि का। और 90 से 100 के आसपास जो है एक वहाँ पे आपको जो है 110 तक जो है ये सामान्य बुद्धि कहा जाता है। उसके बाद जो है टैलेंटेड बुद्धि कहा जाने लगता है। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा जो चार्ट है उस चार्ट को आपको याद करके रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो यूज़फुल हो रहा है आपके लिए, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर प्रश्न क्या है। 4 नंबर प्रश्न है कि उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने, मनीषी कहने का मतलब है कि ऋषि, ठीक है, उसका अष्टांग मार्ग का प्रतिपादन किए थे? तो ये जो है पतंजलि किए थे। कौन किए थे? पतंजलि। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा बी निकल के आ जाएगा। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है कि संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादन किसने किया था? संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये सेलोवे और मेयर ने किया था। किसने? सेलोवे और मेयर ने। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया था? टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन मॉरिस ने किया था। किसने किया था? मॉरिस ने। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद हम लोग 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि युंग के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? युंग के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन सही हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न की। 8 नंबर प्रश्न है कि मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक है। मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक कौन है यहाँ पे? तो इब्राहिम मैस्लो है। क्या कौन है? इब्राहिम मैस्लो। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न की। 9 नंबर प्रश्न है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का कार्यपालक किसे कहा जाता है? ठीक है, व्यक्तित्व का कार्यपालक जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में किसको कहा गया? तो इसको अहम को कहा गया। किसको कहा गया? अहम को। सो आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? बी। ईगो जिसको बोलते हैं हम लोग, वो वही यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सो आंसर है बी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न की। 10 नंबर प्रश्न है कि दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में जो है कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? ठीक है, कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो याद रखिए, दबाव प्रतिरोधी जो व्यक्तित्व होते हैं उनमें दुश्चिंता नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? दुश्चिंता। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन हो जाएगी। ठीक है, इसके 11 नंबर प्रश्न है कि दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक क्या है? तो याद रखिए, ये जो दबाव का सिद्धांत है, संज्ञानात्मक सिद्धांत है, इसको लेजारस ने दिया था। किसने? लेजारस ने। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न की। 12 नंबर प्रश्न है कि प्रतिबल के नकारात्मक पहलू। प्रतिबल के नकारात्मक पहलू क्या है? तो याद रखिए, नकारात्मक पहलू जो है डिस्ट्रेस है। ठीक है, और अगर सकारात्मक पहलू पूछे तो यूट्रेस, और नकारात्मक पहलू पूछे तो डिस्ट्रेस, दोनों को आपको याद रखनी है। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है कि पतंजलि का नाम किससे संबंधित है? तो पतंजलि का नाम जो है योग से संबंधित है। आपको बाबा रामदेव के कंपनी का नाम क्या है? पतंजलि। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। तो बाकी देखो, बाबा रामदेव का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। पतंजलि एक ऋषि थे जिन्होंने योग का प्रतिपादन किया था। ठीक है, ऐसे आप याद रखो। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके 14 नंबर प्रश्न है
कि दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है। दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में फिर से वही जो है आपका सवाल यहाँ पे आ गया है, तो वो जो दुश्चिंता विकार जो है यहाँ पे नहीं पाई जाती है। सो आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसा विकार है जिसमें रोगी को क्या होती है। तो याद रखिए कि एनोरेक्सिया नर्वोसा में जो भूख जो है वो बहुत कम लगती है। क्या कर लगती है? भूख कम लगती है। सो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? बी आएगा। लेकिन बुलिमिया में पूछेगा तो याद रखिए बुलिमिया में अधिक भूख लगती है और एनोरेक्सिया में जो है कम भूख लगती है, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 16 नंबर प्रश्न में मानसिक बीमारी के वर्गीकरण की अत्यंत नवीनतम पद्धति क्या है। तो ये DSM-4TR है। क्या है? DSM-4TR। सो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन मन स्नायु विकृति नहीं है। मन स्नायु विकृति नहीं है, तो इसको जो है दुर्भिति जो है मन स्नायु विकृति नहीं है। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा निकल के? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न की। द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव हैं। द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव कौन कौन से हैं। तो उन्माद और विषाद हैं। क्या है? उन्माद और विषाद हैं, ठीक है। इसको आप जो है याद रखिएगा कि दो ध्रुवीय विकार कौन कौन से हैं। तो उन्माद और विषाद। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न की। 19 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है। इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है। तो याद रखिए कॉफ़ी जो है इनमें से मादक द्रव्य नहीं है। सो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है कि सेवार्थी केंद्रीय चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था। सेवार्थी केंद्रीय चिकित्सा का प्रतिपादन जो है रोजर्स ने किया था। किसने किया था? रोजर्स ने। सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा निकल के? बी ऑप्शन सही हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते। 21 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे जो है आपका विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व योग दिवस जो है आपको 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को। सो आंसर हमारा क्या निकल के आएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न है कि व्यवहार चिकित्सा आधारित होती है। व्यवहार चिकित्सा आधारित होती है किस चीज़ पर? सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है। किसके सिद्धांत पर? सीखने के सिद्धांत पर। सो आंसर है बी, ठीक है। मैं आपको कंटिन्यू लेके चलता हूँ, बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करता मैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है कि फ्रिज हाइडर के संतुलन का सिद्धांत में POX मॉडल में O प्रतिनिधित्व करता है। तो O जो है यहाँ पे जो दूसरे व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करता है। याद रखिए P पहले व्यक्ति को, O जो है दूसरे व्यक्ति को, और X जो है यहाँ पे या तो ये तीसरा व्यक्ति हो सकता है या फिर ये कोई वस्तु हो सकता है। तो ये तीनों चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न हमारा आता है कि मनोवृत्ति के भावात्मक संगठक के तात्पर्य होता है। तो मनोवृत्ति के जो भावात्मक संगठक हैं उसका तात्पर्य क्या होता है। तो मनोवृत्ति के वस्तु के प्रति भाव से, मनोवृत्ति वस्तु के प्रति संवेग से। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक व्यवहार किसे कहते हैं। सामाजिक व्यवहार किसे कहते हैं। तो जो देखिए सामाजिक व्यवहार कहते हैं जो समाज के अनुकूल हो। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। वो जो सामाजिक नियम के अनुकूल होते हैं उसको क्या कहते हैं? सामाजिक व्यवहार कहते हैं। ये तो सीधा सीधा परिभाषा है आपका, ठीक है। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न है कि एक सिख समुदाय के सदस्य के लिए मुस्लिम समुदाय किसका उदाहरण होगा। तो याद रखिए ये बाह्य समूह का उदाहरण होगा। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। इसका 27 नंबर प्रश्न है कि समूह संघर्ष का कौन कारक जो है कारण कौन नहीं है। तो समूह संघर्ष का जो कारण है वो आपका यहाँ पे पुरस्कार संरचना हो जाएगा। ये जो है आपके समूह संघर्ष का कारण नहीं है। बाकी सब क्या है? समूह संघर्ष के कारण में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। और यहाँ पे जो है एक केवल डी ऑप्शन है जो पुरस्कार संरचना, ये जो संघर्ष का कारण नहीं है बल्कि ये क्या है? प्रतिस्पर्धा का कारण है, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न की कि यदि एक मुसलमान अपने हिंदू मित्र का अभिवादन दोनों हाथों को जोड़कर करता है तो वह ऐसा किस समूह के प्रभाव के अंतर्गत करता है। तो याद रखिए ये द्वितीयक समूह के प्रभाव के अंतर्गत करता है। सो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है कि समूह जिसमें एक सर्वाधिक एकता होती है वो क्या कहलाता है। जिस समूह में सर्वाधिक एकता होती है वो क्या कहलाता है। तो याद रखिए इनमें से कोई नहीं, वो जो है प्राथमिक समूह कहलाता है। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद 30 नंबर और लास्ट प्रश्न है आज का हमारा
कि जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 49 होती है उससे को क्या कहा जाता है, ठीक है। उसको जो है यहाँ पे साधारण मानसिक दुर्बलता का जो है शिकार बताया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग जो है मेरे ऐप को जो है आपको बता देता हूँ कि ऐप जो है मेरा प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारा आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, साथ में जो है पोस्ट सेक्शन में बहुत सारा क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे। तो आप वहाँ से जाके अपना तैयारी काफ़ी अच्छा कर सकते हो। तो जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर से करिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल अगले सेट के साथ। थैंक यू।